सोचिए, एक ग्लोबल ब्रांड में सपनों की नौकरी और वो अचानक एक बुरे सपने में बदल जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस नासिक स्कैंडल की, एक ऐसी कहानी जिसने देश के कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ग्लोबल टेक फर्म में एक शानदार करियर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सेंटर कैसे बन जाता है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस चमक दमक वाली कॉर्पोरेट दुनिया के पीछे छिपे एक बहुत ही खतरनाक खेल का पर्दाफाश है। एक ऐसी जगह जहां कितने ही लोगों के सपने टूट कर बिखर गए। और ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये असलियत है। भारत की सबसे बड़ी आईटी फर्मों में से एक के अंदर पुलिस का एक सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था। सोचिए, जब कंपनी के अंदर के सारे सेफ्टी सिस्टम्स फेल हो गए तो कानून को अपना तरीका बदलना पड़ा। और यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये नए कर्मचारियों के एक बुरे सपने की कहानी है। कहानी उन यंग प्रोफेशनल्स की जिनमें से ज्यादातर 18 से 25 साल की लड़कियां थीं, जो अपनी पहली कॉर्पोरेट जॉब शुरू कर रही थीं। उनके लिए ये एक नए भविष्य का, सपनों की दुनिया का दरवाजा था, पर उन्हें क्या पता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या इंतजार कर रहा है। अब एक विक्टिम की पूरी जर्नी पे नजर डालते हैं। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये एक सोची समझी साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट है। देखिए, जनवरी 2022 में कहानी शुरू होती है एक नौकरी के वादे से। आरोपी दानिश शेख से पहली मुलाकात, फिर जुलाई 2022 में शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशन की डिमांड की जाती है। 2023 में विक्टिम टीसीएस नासिक ज्वाइन करती है और अगस्त 2024 तक आते आते उन्हें कथित तौर पर फिजिकल रिलेशन के लिए मजबूर किया जाता है। कहानी यही नहीं रुकती। 2024 के अंत में एक और टीम लीड तौसीफ अख्तर, उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर फरवरी 2026 में यह सारा धोखा सामने आता है जब पता चलता है कि दानिश शेख तो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। मतलब ये पूरा मामला एक भरोसे को धीरे धीरे तोड़ने और एक यंग एम्प्लॉय को जाल में फंसाने का था। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह किसी एक इंसान का काम नहीं था, यह पावर का एक पूरा नेक्सस था, एक गठजोड़। देखिए कौन कौन शामिल था। दानिश शेख, टीम लीड, जो पहली एफआईआर में मेन एक्यूज्ड है। तौसीफ अख्तर, सीनियर टीम लीड, जिस पर ब्लैकमेलिंग का आरोप है। इनके अलावा सफ़ी शेख, आसिफ अंसारी जैसे कई और टीम लीड्स के नाम भी बाद की एफआईआर्स में सामने आए। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, एचआर मैनेजर निदा खान, जिस इंसान पर एम्प्लॉयज की सेफ्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसी पर आरोप लगा कि वो भी इस सब में शामिल थी और शिकायतों को नजरअंदाज कर रही थी। तो चलिए अब कहानी से थोड़ा हटकर उस सिस्टम को समझते हैं जिसने इस तरह के क्राइम को पनपने का मौका दिया। आखिर एक बड़ी कंपनी का पूरा सेफ्टी स्ट्रक्चर, उसका ढांचा कहां और कैसे टूट गया, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, भारत में वर्कप्लेस पर एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए एक बहुत मजबूत कानून है, पॉश एक्ट, यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। इसका सीधा सा मकसद है कि हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी हो, ताकि हर कर्मचारी, खासकर महिलाएं, बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। पर बात वही है, कानून का होना एक बात है और उसका सही से लागू होना बिल्कुल दूसरी। और ये स्लाइड ये उस पूरे सिस्टम के फेलियर को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है कि एचआर और पॉश कमेटी को कैसा होना चाहिए, और दूसरी तरफ है कि टीसीएस नासिक में असल में क्या हो रहा था। मतलब जहां एक सेफ और कॉन्फिडेंशियल चैनल होना चाहिए था, वहां आरोप है कि एचआर मैनेजर खुद आरोपियों से मिली हुई थी। जहां निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, वहां शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। और तो और शिकायत करने वालों को सजा के तौर पर उनका काम और बढ़ा दिया जाता था। जाहिर है, जब शिकायत करने की जगह ही सेफ न हो तो कोई कहां जाएगा। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, एफआईआर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक एक्टिव मिलीभगत थी। जैसा कि रिपोर्ट में आरोप है, एचआर मैनेजर निदा खान पर हिंदू महिलाओं को नमाज अदा करने का तरीका समझाने का आरोप था और हैरेसमेंट की सारी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। सोचकर देखिए, जब सेफ्टी के लिए जिम्मेदार इंसान ही हैरेसमेंट में शामिल हो जाए तो पूरा सिस्टम कैसे भरभरा कर गिर जाता है। तो जो कंपनी के अंदर मदद के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब कहानी ने एक बहुत ही असाधारण मोड़ लिया, एक अंडरकवर ऑपरेशन। चलिए देखते हैं कि कैसे पुलिस को इस केस की तह तक जाने के लिए एक सीक्रेट मिशन चलाना पड़ा। सुनने में ये बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह सच में हुआ। देखिए स्टिंग ऑपरेशन कैसे हुआ। सबसे पहले एक पॉलिटिकल वर्कर ने पुलिस को टिप दी कि एक यंग एम्प्लॉय के बर्ताव में कुछ धार्मिक प्रभाव दिख रहा है। परिवार ने भी इस बात को कंफर्म किया और उस एम्प्लॉय को काम पर जाने से रोक दिया था। इसके बाद पुलिस ने जो किया वो कमाल था।
कुछ पुलिस कांस्टेबल्स को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर टीसीएस बीपीओ के अंदर भेजा गया। 3 हफ्तों तक इस अंडरकवर टीम ने ऑफिस के अंदर की बातचीत सुनी, वहां का माहौल देखा और धीरे धीरे सबूत इकट्ठा किए। और जब उनके पास काफी सबूत जमा हो गए तब 26 मार्च 2026 को पहली एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हुईं। ये कदम उठाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि विक्टिम्स की आवाज को कंपनी के अंदर ही दबाया जा रहा था। इस अंडरकवर टीम को जो मिला वो बेहद जरूरी था। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर पाई और सही मायने में इसी ऑपरेशन ने इस पूरे स्कैंडल का पर्दाफाश किया और उन विक्टिम्स को हिम्मत दी जो अब तक चुप रहने पर मजबूर थे। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सबक की जो इस घटना से मिलते हैं। एक तरह से ये सेफ्टी के लिए एक ब्लूप्रिंट है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पर ध्यान देते हैं। ये एक नंबर इस केस की पूरी गंभीरता को बयां करता है। 9 सिर्फ 8 दिनों के अंदर 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच 9 अलग अलग महिलाओं ने एफआईआर दर्ज करवाई। मतलब ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। जैसे ही पहली आवाज को हिम्मत मिली, कई और विक्टिम्स सामने आए। इससे पता चलता है कि यह प्रॉब्लम कितनी गहरी और फैली हुई थी। और जो कानूनी आरोप लगाए गए वो बहुत ही संगीन थे। ये मामला सिर्फ वर्कप्लेस हैरेसमेंट तक ही सीमित नहीं था। देखिए, आरोपों में शामिल हैं शादी के झूठे वादे पर रेप, सेक्सुअल फेवर्स की मांग, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, गलत तरीके से छूना और अश्लील कमेंट्स करना, छेड़छाड़ और यहां तक कि धर्म बदलने के लिए दबाव डालना। ये सारे आरोप इस मामले की भयावहता को साफ दिखाते हैं। ये स्लाइड शायद इस पूरे डिस्कशन का सबसे जरूरी हिस्सा है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। ये हैं वो रेड फ्लैग्स, वो खतरे के संकेत जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे काम के बाद सोशलाइज करने का दबाव बनाना, पर्सनल या डबल मीनिंग कमेंट्स करना। अगर सुपरवाइजर आपकी मैरिटल या पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ कह रहा है या एचआर आपकी गंभीर शिकायतों को छोटा बताकर खारिज कर रहा है, किसी बात पर असहमति के बाद अचानक आपका वर्कलोड बढ़ा दिया जाए, या फिर धर्म के बारे में ऐसी बातें हों जो जबरदस्ती या जजमेंटल लगें, और एक ऐसा कल्चर जहां लगे कि सीनियर स्टाफ को तो कोई छू ही नहीं सकता। ये सारे पॉइंट्स विक्टिम्स के अनुभवों से निकले हैं। इन्हें पहचानना ही किसी भी अनसेफ माहौल से बचने का पहला कदम है। तो फिर इसका समाधान क्या है? बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर को कैसे ऑडिट किया जाए? देखिए, कंपनियां सिर्फ पॉलिसी बनाकर नहीं बैठ सकती। उन्हें अपने सिस्टम को लगातार चेक करना होगा, जैसे रेगुलर एनोनिमस सर्वे करवाना, ताकि एम्प्लॉइज बिना डरे सच बता सकें। थर्ड पार्टी ऑडिटर्स से एचआर की शिकायतों और प्रोसेस की जांच करवाना। जूनियर एम्प्लॉइज को सीधे सीनियर लीडरशिप से बात करने का मौका देना। और अगर किसी खास टीम में लोग जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ रहे हैं तो उसकी वजह का पता लगाना। और सबसे जरूरी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी यानी आईसीसी को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, ट्रेंड और अधिकार संपन्न बनाना। ये वो कदम हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि एचआर डिपार्टमेंट वाकई एम्प्लॉइज के लिए काम कर रहा है, ना कि कुछ पावरफुल लोगों को बचाने के लिए। मामला सामने आने के बाद टीसीएस ने भी अपना पक्ष रखा। कंपनी ने एक बयान जारी करके कहा कि सभी आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी कंपनी हैरेसमेंट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। और अंत में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। अगर वो इंटरनल सेफ्टी सिस्टम जो एम्प्लॉइज को बचाने के लिए बनाए गए हैं वही पूरी तरह से फेल हो जाएं, तो फिर पावर में बैठे लोगों को जवाबदेह कौन ठहराएगा? ये सवाल सिर्फ ये कंपनी के लिए नहीं है, ये हर बड़े कॉरपोरेशन और इसमें काम करने वाले हर एक इंसान के लिए है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।